तो हम इस सफ़र को अपने शुरू करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि मुकम्मल भी कर पाएँ और जिन नियतों से कर रहे हैं उन नियतों को अल्लाह ताला बेहतर बनाए और बेहतर नियतों पे हमें कायम रखें। तो ये शायद सबसे बड़ा एक तरीके का प्रोजेक्ट मैंने अपने कंधे ले लिया, अपने सर ले लिया। ये समझ नहीं आता क्यों ले लिया, बस ले लिया। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी बहुत टाइम से थी कि हम एक बार सीरत भी पढ़ लें, तो फाइनली वो मौका मिला। शौक़ तो मेरा था कि कभी ना कभी मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार सीरत आप लोगों को पढ़ा लूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ये इतनी जल्दी होगा। मुझे ऐसा लगता था जब हो जाएंगे 50, 60, 70 के तो तब कभी सीरत पढ़ाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मौका पहले ही अता फरमाया। हमारे दीन के का जो कल्चरल एलिमेंट है, हम अपने दीन को प्रैक्टिस कैसे करते हैं, उसमें जो रेवरेंस है वो हुजूर से ज़्यादा किसी शख्सियत की नहीं है, सब इससे वाकिफ़ है। और ये रेवरेंस इट कम्स फ्रॉम द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ आवर हार्ट and we are very protective and in love with our Prophet sallallahu alaihi wasallam. In that case, for anyone to read and teach his biography, it becomes an emotional affair as well. I think आप समझ ही सकते हैं कि ये किसी भी person who at least pretends or wants to fall in love with his master, ये उसके लिए एक बड़ा ही इमोशनल अफेयर होगा कि उनकी ज़िंदगी उसके पास नज़दीक आए। अब कहा जाता है, हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि वो दीदार भी करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमें भी अल्लाह ताला अता फरमाए। लेकिन हमारा जो नज़दीक तरीन एक्सेस है हुजूर का, वो उनकी ज़िंदगी है कि हमारे नसीब में ये तो नहीं था कि उनके साथ उस वक़्त में नहीं थे हम, लेकिन ये हमारा नियरेस्ट है उन गलियों में से गुज़रना, उन वो सीन्स टू कैप्चर देम विद आवर आइज़ द वे दे वुड हैव बीन कैप्चर्ड व्हेन ही वाज वॉकिंग। तो ये उस वजह से भी एक बड़ा इमोशनल अफेयर बन जाता है। और मुझे लगता है कि सीरत पढ़ने का मकसद भी यही है कि अगर कलाम पाक, अगर कुरान चलता फिरता, if it were to be transformed into a human and if it was walking, it would have walked in the shape of हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी ज़िंदगी को देखने से ये भी फ़ायदा हमारा होता है कि हम देखें कि एक ईमान वाली मोहसिन की इस्लामी ज़िंदगी कैसे जी जाती है। तो वो पूरा नक्शा हमारे सामने आ जाता है जब हम हुजूर की ज़िंदगी को देखते हैं। तो इस सब को करने से होगा क्या, होना क्या चाहिए, वो ये है कि एक दिली ख्वाहिश कि अपने अंदर उन अदाओं में से जितना हो सके, जिस हद तक हो सके, वो आ जाए। और वो तभी होता है जब इंसान मोहब्बत में होता है। So humans are able to follow love more than any other thing. When you love your Prophet sallallahu alaihi wasallam, then the things that you don't do them out of compulsion. They come out of you the way other things come which are fitrati. जैसे सांस लेने में आपको कोई तकलीफ नहीं होती, ये बस हो जाती है, सांस ले लेते हैं। तो ये जो फितरत के तकाजे हैं, उठना बैठना, इस सब में आपको एफर्ट नहीं लगता कि एज ए कोई फोर्स कर रहा हो। लेकिन दीन के मामलात में ऐसा होता है अक्सर
कि मजबूरी में पढ़ते हैं क्योंकि वो फितरत का हिस्सा नहीं बने होते हैं। एक तरीका या एक वजह, एक तरीका ऐसा होने का और एक वजह के ऐसा नहीं है, वो ये है कि हम ख़ार हुए तारीख़ कुरान होकर और हमने नहीं की वफ़ा मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया अल्लामा इकबाल ने कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि लौह कलम तेरे हैं। तो हुजूर से वफ़ादारी ज़रूरी है, और हुजूर से वफ़ादारी उनकी हयात से ही होगी जब उनकी ज़िंदगी को समझेंगे। और हम क्या समझे, मतलब पास जाने की विद रेवरेंस। तो हमारे लिए ये एक्ट ऑफ रीडिंग द वे वी रीड इकोनॉमिक्स नहीं है। मुसलमान के लिए कभी ऐसे नहीं हो सकता कि वो डिटैच्ड रीड करे कुरान की, सीरत की। उसके लिए ये एक इबादत का हिस्सा है हुजूर से कुर्बत हासिल करने का। दिस इज़ व्हाट इज़ लॉस्ट अपॉन लॉट ऑफ अस। हम इसको वैसे ही देखते हैं जैसे हम किसी और किताब को देखते हैं। ये वैसा नहीं है, ये हुजूर के दरबार में पेशी है, और इसको वैसे ही देखना चाहिए कि इस वक्त हम हुजूर के दरबार में पहली पेशी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम उनके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। वही हालात होने चाहिए अपने दिलों में कि हम आपके सामने आ रहे हैं और हमें कबूल करें हमारी इस प्रेजेंस को, कि वी आर हियर आपके तकद्दुस में, आपकी मोहब्बत में। आता हमें है नहीं कैसे आना चाहिए आपके सामने, पता हमको है नहीं कैसे आना चाहिए आपके सामने, अलबत्ता हमारी रिवायत में यही सारी चीज़ें हैं। नात ख्वानी है, या ज़ियारत है रोज़े पाक की, या रियाजुल जन्ना में कुछ नमाजें हैं, या फिर सीरत है। तो इसमें से हमारे पास इस वक्त जो मौका है वो सीरत पाक पढ़ने का है। तो हम इस सफ़र में शुरू हो जाते हैं इंशाअल्लाह। अब पहला सवाल जो मेरे सामने उठा ये सफ़र शुरू करने से पहले, बिफोर टुडे आई मीन, वो ये था कि विच बायोग्राफी टू टेक, जिसको हम अपना एक तरीके का स्केलेटन बना के उसको पढ़ें। बड़ी सारी बायोग्राफीज़ हैं, लिखी गई है, मैंने भी कुछ एक पढ़ी हैं, और क्या कहने सभी अच्छी हैं। हर एक बायोग्राफी किसी एस्पेक्ट के साथ जस्टिस करती है। मार्टिन लिंक्स की बायोग्राफी की शान लोगों ने बयान की है, इट्स कंसिडर्ड अ क्लासिक, तो हम वो पढ़ सकते थे। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग एक नॉन मुस्लिम है, उन्होंने लिखी है बायोग्राफी जो कहा जाता है उसकी कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही एक और बायोग्राफी है रेवोल्यूशन करके, उसको कहा जाता है वो रीसेंट एकेडेमिया का ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन माइकल कुक का आता है, उसको कहा जाता है कि इंट्रोडक्शन के मामले में सबसे अच्छी किताब है। शिबली नुमानी साहब की भी आती है बड़ी डिटेल्ड किताब, उसकी भी बड़ी तारीफ़ हुई है। व्हेन द मून स्प्लिट, उसकी भी बड़ी तारीफ़ हुई है। रहीक अल मखतूम, उसको बड़ा पसंद किया जाता है फॉर इट्स एक्यूरेसी। सलवी साहब की बड़ी डिटेल्ड और एक्यूरेट कहा जाता है। तो ऐसे करते करते हमारे पास काफ़ी सारा लिटरेचर है जिसमें से एक ही हम चूज़ कर सकते थे। इसको चूज़ करने में मैंने अपने सामने क्या रखा कि फाइनली मैं इस किताब के साथ सेटल हुआ जिसका नाम है द फर्स्ट मुस्लिम। ये लिखी है लेज़ली हेज़ल्टन ने। लेज़ली हेज़ल्टन प्रोबेबली ये एक ज्यूइश एग्नोस्टिक हैं, ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ मैं, काफ़ी पहले की बात है, अभी क्या है कहाँ है आई डोंट नो। इनकी दो किताबें बड़ी मशहूर है, सबसे ज़्यादा मशहूर ये है, और एक इन्होंने लिखी है हुजूर के बाद क्या हुआ, उसका नाम है आफ्टर द प्रॉफिट, और वो अनफॉर्चुनेट शिया सुन्नी स्प्लिट पे है वो किताब। तो ये किताब क्यों, पहले मुझे ऐसी एक किताब चाहिए थी जो ना ही टू प्रिसाइज हो कि हम
वहाँ प्रेजेंट ही ना हो पाए जहाँ हम प्रेजेंट होना चाहते हैं, उस आके बैठे भी न थे, निकाले भी गए, ऐसा ना हो। दूसरा, इतनी डिटेल्ड कि हम उसके साथ जस्टिस ना कर पाए। सो आई वांटेड समवेयर इन बिटवीन। सेकेंडली, आई डिड नॉट वांट समथिंग विद ग्रेट एकेडमिक जार्गन, क्योंकि ये मेरे लिए एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये मेरे लिए एक डिवोशनल एक्सरसाइज है। सो आई वांटेड समथिंग जो उस एस्पेक्ट को आगे ले आए। And finally, the most important thing, I wanted the narration to be more like a novel than write like history. बायोग्राफी लिखने में आपके पास चॉइस है, ये दो। आप इसको हिस्ट्री की तरह लिख सकते हैं या आप इसको नॉवल की तरह लिख सकते हैं। एक साइंटिफिक वर्क है, दूसरा फिक्शन का वर्क है। मेरा ऐसा मानना है कि बायोग्राफी ज़्यादा फिक्शन के नज़दीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ऑथर वुड मेक अप थिंग्स एंड पुट इन ए बायोग्राफी, नहीं। इसका मतलब ये है, उसको बायोग्राफी को प्रेजेंट जब वो करे, इट हैज़ टू शो ए मैन अनफोल्डिंग। इट कैनॉट स्टार्ट विद एक्सेप्टिंग दैट द पर्सन हैज़ बीन मेड एंड नाउ आई एम राइटिंग। A biography has to show a person coming of age so that one develops reverence for the person and learns from him whatever he or she is supposed. Now, this can only happen when you feel empathetic about the person you are writing about. अगर आपके अंदर empathy नहीं है तो आप नॉवल वाला काम नहीं कर सकते, आप हिस्ट्री वाला काम करेंगे। तो हिस्ट्री डिवॉइड ऑफ एम्पैथी होती है, नॉवल फिल्ड विद एम्पैथी होती है। यू फील द कैरेक्टर। मैंने कुछ एक बायोग्राफीज़ पढ़ी हैं, वो सारी हिस्ट्री की तरह लिखी गई हैं। मुसलमानों ने भी जितना काम इस पर किया, मुझे ऐसा लगता है वो हिस्ट्री की तरह किया, क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस ऑन एक्यूरेसी रहा है एंड थॉरोनेस। दो चीज़ें होगी, एक्यूरेसी और थॉरोनेस। एक्यूरेसी मतलब जितना सही हो सके, जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा श्योर हूँ, मैं वही रखूँ बायोग्राफी में। ये उसूल जितना हमें खूबसूरत ऑन इट सरफेस लगता है, ये डिटेल में जानने पे पता चलता है कि ये जस्टिस नहीं कर पाता बायोग्राफी वाले जॉनर के साथ। बायोग्राफी वाले जॉनर में इतनी आज़ादी है कि आप लेस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन विच मेक्स सेंस इन द एंटायर प्लॉट, विच हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द प्लॉट, दैट लेस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। उसको सप्लाई करना ज़रूरी है सो एज टू मेक सेंस ऑफ द एंटायर प्लॉट। हदीस में ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए हम दीन के जो अहकाम है वो सीरत से नहीं लेते, वो हम कहीं और से लेते हैं। तो सीरत helps us to make sense of the life of Prophet, and for that sometimes even a weak narration might be needed. अब क्योंकि उस चीज़ को अवॉइड करते हैं मुस्लिम राइटर्स, तो उस वजह से भी क्या मसला हो जाता है कि वो एक्यूरेट रह जाती है लेकिन थॉरो नहीं रहती। थॉरो का मतलब क्या हुआ? थॉरो का मतलब हुआ सम टोटल एज ए होल becomes a holistic one. You see a person becoming. There are no abrupt ends. बदर के बाद उहद नहीं होता डायरेक्ट। बदर के बाद कुछ चीज़ें होती हैं शख्स के साथ, वो कुछ महसूस करता है, कुछ अच्छा या कुछ बुरा, फिर वो बनता है और फिर उहद होता है। तो ये चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है, और मुझे फिर से ऐसा लगता है ये किताब इस काम को भी बाकी किताबों से बेहतर कर पाती है। अब ये एक मसला इसमें आ जाता है, वो ये कि ये लिखी है लेज़ली हेज़ल्टन ने। नाम से तो लग ही रहा है, और मैं भी आपको बता दूं मुसलमान नहीं है। मुस्लिम्स हुजूर की बायोग्राफी को जिस रेवरेंस से अप्रोच करेंगे वो यहाँ पे हमको नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी एम्पैथी होगी लेकिन वो रेवरेंस नहीं होगी जो हमारे यहाँ है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो खुद सप्लाई करूँ, लेकिन यू टू वुड हैव टू एक्सेप्ट कि ये एक नॉन मुस्लिम का वर्क है जो एम्पैथेटिक थी, सिंपैथेटिक थी, लेकिन मुस्लिम नहीं थी, तो वो फ़र्क आ जाएगा।
तो इस वजह से इनका चीज़ों को देखने का नज़रिया होगा सेक्युलर। हम इन्हीं के व्यू को लेकर आगे चलेंगे। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट एज मच एज पॉसिबल। ये अपने काम को 3 हिस्सों में तकसीम करती हैं, डिवाइड करती है 3 हिस्सों में। पहले वाले हिस्से का नाम है पार्ट 1 ऑर्फन, पार्ट 2 एग्जाइल और पार्ट 3 लीडर। ये जब मैंने कंटेंट्स पहली बार देखे, ये मेरा तीसरा या चौथा टर्न है इस किताब को पढ़ने का। मैं यहीं पे फैसिनेट हुआ था कि ये डिवीज़न मैंने इससे पहले नहीं देखा, लेकिन ये डिवीज़न जब मैंने देखा मुझे ऐसा लगा कि मैं इससे वाकिफ़ हूँ, यही है, ऐसे ही होना चाहिए था। तो मुझे ये डिवीज़न बड़ा खूबसूरत लगा। ये हुजूर की ज़िंदगी को बयान कर रहा है, ना कि इवेंट्स को। इवेंट्स आर टू बी लुक्ड फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ द प्रॉफिट, नॉट द प्रॉफिट इन द प्रिज्म ऑफ द इवेंट। आपने एक्टिव एंड पैसिव स्पीच पढ़ा होगा अंग्रेजी में, फोकस कहाँ पे है। This kind of division shows focus not on the events but on the prophet itself, around whom events are taking place. फिर हर एक पार्ट डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर्स के नाम बड़े सिंपल हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे है। तो हम 1 को शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 1 जो पार्ट 1 का पहला चैप्टर है। इनके बयान करने का भी तरीका बड़ा डिफरेंट है। जैसे बाकी सीरा शुरू होती है वैसे ये नहीं होती, बिल्कुल डिफरेंट, एक नॉवेल की तरह। और इनकी अंग्रेज़ी के साथ जस्टिस भी कर पाना बड़ा मुश्किल है। जो इमेजरी ये क्रिएट कर पाती है, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगा कि नहीं। इनके काम का उर्दू ट्रांसलेशन हुआ है, उर्दू ट्रांसलेशन इनके काम का हुआ है। मैंने उसको पढ़ा, कुछ हिस्सा उसका, तो यही पता चला कि नहीं हो पा रहा वो जो ये कर पा रही है। सो आई हैव नो रीज़न टू बिलीव कि मैं कर पाऊँगा, बट लेट्स सी। कहती हैं कि अगर पहाड़ी पे अकेले रात के वक्त खड़े ना होते तो कोई भी उनके अंदर ऐसी अदा नहीं है जो हमको कहेगी कि ये एक आम अरब नहीं है। हुजूर के बारे में फरमा रही हैं, कह रही हैं कि दिस पर्सन व्हाट सेट्स हिम अपार्ट इज कि ये शख्स पहाड़ पे है, अकेला, रात का वक्त है, एंड ही इज़ कंटेम्पलेटिंग। बाकी मामलात में ये एक अरब है, लिबास अरब है, उठना, लैंग्वेज, बैठना, सब कुछ अरब है, बाकी लोगों की तरह ही है। जो अच्छा माना जाता है रिवायती तौर पे वो इनके अंदर है, जो बुरा माना जाता है वो इनके अंदर नहीं है। नथिंग सेट्स हिम अपार्ट बट दिस। हमारे जो अर्लीस्ट सोर्सेज हैं वो इतनी कम डिटेल देते हैं इनके बारे में कि गुस्सा आ जाएगा। कैसे दिखते थे, नहीं है हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स। और हम जिनके लिए ज़रूरी है पिक्चराइज करना, हमारे लिए दिस इज़ इन्फ्यूरिएटिंग। ये वेगनेस मतलब कि क्लियर ही नहीं है कि ये शख्सियत कैसी थी। कुछ कहते हैं रिवायतें, ही वॉज नाइदर टॉल नॉर शॉर्ट। तो फिर से बयान नहीं किया कि हैं क्या, बस ये बता दिया क्या नहीं है। एक और जगह बयान हुआ है, नाइदर डार्क नॉट फेयर, न सांवले थे न बिल्कुल ही गोरे, नाइदर थिन नॉर स्टाउट, हैवी बिल्ड भी नहीं था लेकिन थिन भी नहीं थे। फिर कहती हैं कि हियर एंड देयर कुछ डिटेल्स हम तक आ ही जाती हैं, और जब वो हम तक पहुंचती है हम सरप्राइज हो जाते हैं। दे आर सरप्राइजिंग। क्यों है सरप्राइजिंग? सरप्राइजिंग इसलिए है, श्योरली एक शख्स
जो रात रात भर सॉलिटरी मेडिटेशन पहाड़ पे जाके करे, उसका एक जो मुजस्समा हमारी आंखों के सामने पेश होता है वो होता है एक एस्थेटिक फिगर का, ए फिगर दैट इज गॉन्ट, लीन, ग्रिम, थिन, बोनी स्ट्रक्चर. लेकिन instead of being pale and tired, he was round, rosy cheeks, ruddy complexion. Ruddy is a word that is used for healthy red color, not a diseased red, not bloody red, but healthy red color जो होता है. हम तो सोचते हैं कि ऐसी शख्सियत ये कैसी होगी, इनका एक तरीके का लिबास होगा, एक तरीके का जिस्मानी ढांचा होगा, वो यहाँ नहीं है. He was stockily built, broad chested, almost barrel chested. शायद इस वजह से उनके चलने की जो अदा थी, चलने का जो तरीका था, वो बड़ा डिस्टिंक्टिव था क्योंकि ब्रॉड चेस्टेड थे. He would lean forward slightly. जब भी वो चलते थे थोड़ा आगे झुक के चलते थे, as if he was leaning to get something. जब हम तेज चलते हैं ना, so sometimes our body precedes us, so he would walk like that. फिर ये कहती हैं कि he must have had a stiff neck. क्यों? क्योंकि लोग याद करते थे कि वो कभी जब भी किसी से बात करते तो सिर्फ अपना चेहरा नहीं मोड़ते, पूरे जिस्म को मोड़ते हैं. ये मौका है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझने का कि कैसे एक मटेरियल इंटरप्रिटेशन होती है और कैसे ट्रेडिशन की इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ होती है. यहाँ पे वो आपको समझ आ जाएगा वो डिफरेंस और दोनों को अप्रिशिएट करने का मौका भी. ये रिवायत हम सब के सामने है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जब भी किसी से बात करते तो पूरा जिस्म मोड़ते थे. ये हमारे पास है, इनके पास भी आई, रिसर्च की इन्होंने तो इनके पास भी आई है रिवायत. अब इस रिवायत को कैसे समझे, क्या है इसका मतलब? तो लेस्ली जी कह रही हैं प्रोबेबली ही हैड ए स्टिफ नेक. हम इसको कैसे समझते हैं? हम इसको समझते हैं कि हुजूर का एटिकेट, उनका अदब इस लेवल का है कि पूरा अटेंशन देते हैं जिससे भी बात करते हैं. बात यह है कि पहली वाली इंटरप्रिटेशन आई कहाँ से? वो आई है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट से, वो उसके आगे नहीं देख रही है. और दूसरी वाली इंटरप्रिटेशन ये आई है होलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ दीन से और रिवायत में रहने से. कैसे? हमारे पास हमारी रिवायत में, अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स इन मदीना, वहाँ पे जहाँ पे हुजूर रहे हैं, उनको पता होती कि इज द प्रॉफिट हैविंग ए स्टिफ नेक, दे वुड हैव नोन. So they would have known this is because of that and it would have passed on. But what did it pass on with? It passed on with this information that his etiquette. तो जब हम इसका जिक्र करते थे हम इसको हेल्थ वाले बाब में नहीं डिस्कस करते. हुजूर का हेल्थ जब डिस्कस होगा वहाँ पे ये किसी ने आज तक बयान नहीं किया. इसको बयान कहाँ पे किया गया? जब जिक्र हुआ उनके खूबसूरत अदब का, उनके एटिकेट का. तो आप देखिए इन्फॉर्मेशन सेम है लेकिन किस कंटेक्स्ट में हमारे सामने पेश हुई उसने उसकी इंटरप्रिटेशन को लिमिट कर दिया. कोई और हदीस हमारे पास ऐसा नहीं है जिसमें बयान हुआ हो उनकी स्टिफनेस के बारे में, लेकिन इन्होंने इस एक चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट किया. तो ये स्पेकुलेटिव है, ये स्पेकुलेशन है, तो ये गलत हो सकती है और हमारे हिसाब से गलत है. बट यू हियर सी हाउ ए सेक्युलर इंटरप्रिटेशन वर्क्स. खूबसूरती के मामले में ही हैड ए
लॉन्ग नोज, जिसको इनके वक्त में एक साइन ऑफ नोबिलिटी माना जाता था, इनके पास था। सतही लेवल पे अगर आप देखें, आप शायद कंक्लूड करेंगे कि एक एवरेज मैक्कन है ये। At 40 years old, the son of a man he had never seen, अपने वालिद साहब से मुलाकात नहीं हुई थी हुजूर की कभी। He had made a far better life for himself, जो उस वक्त लगा होगा जब ऑर्फन हुए। The child born an outsider within his own society, फाइनली इन्होंने एक्सेप्टेंस हासिल की थी, अपने लिए एक ऐसी जिंदगी बनाई थी अगेंस्ट ऑल ऑड्स कि हम इस जिंदगी को कामयाब कहेंगे। एट एज 40 कंफर्टेबल जिंदगी थी इनकी, वेल ऑफ थे, शादी भी बड़ी खूबसूरत, हैप्पीली मैरिड एक बिजनेस वुमन के साथ। और ये शादी क्यों हुई थी? क्योंकि इनकी बड़ी इज्जत थी अपने माशरे में। इफ ही वॉज नॉट वन ऑफ द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ हिज प्रॉस्परस सिटी, ये वजह थी लोग इन पे ट्रस्ट क्यों करते थे। ये एक और मौका है उस पिछले मसले को समझने का कि कैसे एक इवेंट को सेक्युलर इंटरप्रिटेशन मिल सकती है और कैसे ट्रेडिशन के अंदर उसको देखा जाएगा कि हुजूर पे ट्रस्ट क्यों करते थे बाकी लोग। हमारे लिए इसकी इंटरप्रिटेशन है उनका कैरेक्टर। वही ऐसा था कि ट्रस्ट था उन पे, कभी उनको किसी ने झूठ बोलते नहीं सुना था, उनके कोई कैरेक्टर ब्लेमिशेस नहीं थे जो लोगों के सामने आए हो। तो लेस्ली कहती हैं कि इनका शहर के बड़े पॉलिटिक्स के साथ लेना देना नहीं था, ये कोई इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से नहीं थे। इस वजह से लोग इन पे यकीन कर सकते थे कि इनका कोई पर्सनल इसमें गेन नहीं होगा। ये कहना किस हद तक सही है वो आप फैसला करें। अलबत्ता इसके काउंटर में कुछ एविडेंस हम प्रेजेंट कर सकते हैं। वो ये कि हुजूर एक ग्रुप फज़ैल उसका हिस्सा थे बिफोर हिज प्रॉफिटहुड, जो एक्टिविस्ट ग्रुप था। वो एक्टिविस्ट्स थे, वो वर्क करते थे फॉर ए पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जिसमें हमें जाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही वो अकीदे में भी डिफरेंट थे लोगों से। उस अकीदे के लोगों को हम हुनफा कहते हैं। उस अकीदे से वाकिफ़ थे मैक्कन। ये कोई ऐसा नहीं था कि उस अकीदे के इंसान को वो हेरेटिक समझेंगे, नहीं, क्योंकि उस अकीदे पे और भी लोग थे। तो ये चीज़ें हमको बताती हैं कि एंटायरली न्यूट्रल हस्ती नहीं है ये। अब न्यूट्रल हस्ती नहीं है लेकिन इज्जत बरकरार है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इज्जत इज स्टेमिंग आउट ऑफ नॉट हिज न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स पॉलिटिकल अफेयर्स बट बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर डिस्पाइट डिफरेंस इन पॉलिटिकल अफेयर्स। ये है असली मुद्दा और ये है असली हमारी ट्रेडिशनल वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट नन ऑफ दिस शुड मेक यू डिस्ट्रस्ट लेस्ली हेजल्टन। पहला ही पेज है अभी अभी ये बहुत कुछ बोलेंगी और तो हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम अभी इनको शक के दायरे में खड़े करें। ये मुसलमान का तरीका नहीं है। हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जहाँ ऐसे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी देते रहेंगे इंशाल्लाह। तो क्योंकि पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व थे, मैक्कन्स को ये एक ऐसी शख्सियत लगते थे कि इनके पास कोई अपना प्रोपेगेंडा नहीं है, नो एक्स ऑफ हिज ओन टू ग्राइंड। तो ये शख्स अगर इसके सामने हम अपने डिस्प्यूट्स को ले आए तो ये एक सेल्फलेस सजेशन देंगे। तो इस वजह से इन्होंने एक अपना छोटा सा मकाम हासिल कर लिया था इवन बिफोर प्रॉफिटहुड इस सोसाइटी में, जहाँ पे ही हैड रिजन फ्रॉम एन एवरेज लाइफ टू ए लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट, प्रोमिनेंस। ये सारी चीज़ें हमको बताती है एक कामयाब ज़िंदगी के बारे में, एक मुतमईन ज़िंदगी के बारे में। माशरे में इज़्ज़त भी है,
और खाने पीने का कोई ऐसा नहीं है कि ही इज़ वेल ऑफ, पोशाक कपड़े वेल ऑफ, मैरिड लाइफ क्या कहना उसका, हज़रत खदीजा। तो उस मामले में भी हुजूर तो बहुत देर तक याद करते रहते थे उनको, हज़रत खदीजा को, यहाँ तक कि जो उनकी लेटर वाइज थी वो जेलस भी होती थी हज़रत खदीजा से। तो मैरिड लाइफ भी दी बेस्ट, औलादें खूबसूरत क्या कहना, हज़रत फ़ातिमा। तो हर मामले में अगर हम अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स को देख लें तो ये शख्स तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ अब जा रहे हैं। यहाँ फिजियोलॉजिकल नीड्स मुकम्मल हो चुकी हैं, यहाँ सेफ्टी नीड्स मुकम्मल हो चुकी है, यहाँ लव नीड्स मुकम्मल हो चुकी है, यहाँ एस्टीम नीड्स मुकम्मल हो चुकी है। इस शख्स को अब सेल्फ एक्चुअलाइज करना है, मैं हूँ कौन। लेज़ली हेजल्टन पूछती है, अगर ये इतनी कामयाब हस्ती है, ये यहाँ अकेले शहर से दूर पहाड़ी के ऊपर क्या कर रहा है? ये सवाल है हमारे सामने और हमने इसका जवाब दे दिया। अब सेल्फ को एक्चुअलाइज करना है। सब हो गया, ऑल बॉक्सेस टिक, डन, फूड डन, सेफ्टी डन, लव डन, एस्टीम डन, व्हाट रिमेन्स? क्यों एक हैप्पीली मैरिड इंसान खुद को आइसोलेट करेगा और ठिठुरती रात में एक केव में, एक गार में मेडिटेट करेगा? ऐसा क्यों करेगा ही कोई? शायद एक हिंट उनके कपड़ों में है। उनके कपड़ों को जरा देखें, कैसे हैं ये कपड़े। आप सोच रहे होंगे बड़ी इलेबोरेट एम्ब्रॉयडरी होगी इनके सिल्क के पोशाक पे, लेकिन सिल्क तो है ही नहीं इनके पोशाक में। His clothing is that of the low key. आप इनकी चप्पल को देखेंगे और आप ऐसे सोचेंगे कि उसमें लगे होंगे छोटे छोटे पर्ल्स, खूबसूरत चप्पल होगी, अपने ज़माने की सबसे महंगी। ना, यहाँ पे भी वैसा हाल नहीं है। His sandals were worn. उनका लेदर धूप की वजह से इट इज पेलर देन हिज स्किन। पहना क्या है इन्होंने? घर पे बना हुआ जुब्बा, रोब, उसके रेशे तक आपको दिख जाते और उसके अंदर भी दिख जाता अगर इन्होंने उसको केयरफुली बार बार पैच न किया होता। यह ऐसा कपड़ा है जो रात की ठंड से भी आपको ना बचा पाए। लेकिन ये शख्स इस पहाड़ पे ऐसे खड़ा है कि somehow it seems कि it makes cold irrelevant, कि ना, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठंड है, गर्मी है, कपड़ा है, नहीं है, चप्पल है, कैसी है, ना, मुझे इससे आगे कुछ चाहिए। थोड़ा सा आगे झुके हुए हैं, slightly forward as if leaning into the wind। इनका खड़े रहने का भी तरीका इस पहाड़ पे कैसा है? As if someone who is existing at an angle to the earth। इनके इस गेट में खड़े रहने के तरीके में, चलने के तरीके में जो at an angle to the earth है, थोड़ा सा आगे टिल्टेड है, ये दिखाता है कि इस शख्स के अंदर एक पर्पस है, रेजिलियंस है, एक यूनिक पर्सपेक्टिव है जिंदगी को देखने का। ये इस चैलेंज को एम्ब्रेस करने के लिए खड़ा है, जो अनसीन फोर्स है सामने से। मालूम नहीं इसको कि क्या है अनसीन फोर्स, बस इसको ये पता है कि मैं इस मंडेन जिंदगी से आगे निकलने की कगार पे हूं या निकलना है मुझे। ये दिखाता है डिटर्मिनेशन इनकी, एक रेडीनेस चेहरे पे, तभी आगे टिल्टेड होगा, एक एक्टिव एंगेजमेंट विद हिज सराउंडिंग्स। ये एक पैसिव एग्जिस्टेंस नहीं है कि एग्जिस्ट कर रहे हैं बस।
और यकीनन लेज़ली हेज़ल्टन कहती है कि जब इतनी ऊंचाई पे कोई ऐसे देख रहा होगा दुनिया को, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट दिखेगा। क्या डिफरेंट दिखेगा? जंगल के अंदर रहते हुए इंसान को पेड़ दिखते हैं, जंगल नहीं दिखता। जंगल देखने के लिए जंगल से बाहर आना पड़ता है, पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है, फिर देखते हैं। फिर पेड़ नहीं दिखते, जंगल दिखता है। So certainly a man could see the world a little different way up from there. वहां पे खामोशी है और खामोशी में सुकून है। सिर्फ और सिर्फ हवा और उसकी आवाज, दैट्स ऑल, जो इन पहाड़ियों से टकरा रही है। बस ये आवाज है। शहर में कौन सी आवाज है? शहर में गॉसिप्स है, लड़ाइयाँ भी है, झगड़े भी है, चुटकुले हैं, मजाक भी है, दौलत और ताकत पे आर्ग्यूमेंट्स भी है। वहां पे इंसान को अपना आप बहुत बड़ी हस्ती दिखता है, लेकिन जब ऐसी एक पहाड़ी से दुनिया को देखे इंसान, तो उसको अपना एक जर्रा दिखता है, अपना आप, कि मैं कितना छोटा हूं। और ये दुनिया है मेरे सामने, जो मुझे करीब से इतनी बड़ी लगती है, इतने बड़े बड़े घर, इतना बड़ा हमारा शहर, कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक अगर जाए तो घंटों लग जाए, लेकिन पहाड़ी से जब इसको देखते हैं तो पता चलता है ये शहर इतना छोटा सा शहर। तो certainly a man would see world a little different from up there. यहाँ पे a man is merely a speck in the mountain landscape. और यहाँ पे तुम आजाद हो। यहाँ पे तुम आजाद हो। यहाँ पे तुम कोई भी चॉइस अपना सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। यू आर फ्री टू डू वट एवर। पहाड़ी पे आप जीना चाहें या अपने जीने को भी रोक दे, ये चॉइस भी आपके सामने। आप बस देखना चाहें या कंटेम्पलेट करना चाहें, ये चॉइस भी आपके सामने। यू आर फ्री टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यू आर फ्री टू स्टॉप थिंकिंग एंड स्टॉप रिफ्लेक्टिंग एंड फाइनली सबमिट टू द वास्टनेस ऑफ द स्पेस। कितनी खूबसूरत, कितनी बड़ी ये कायनात है, और मैं इसके अंदर एक तन्हा शख्स। वाओ! ध्यान से देखे ऐसी शख्सियत को, जो शहर के हसल और बसल, जो एस्टीम, लव एंड रेस्पेक्ट, जो दौलत, इन सब चीज से हट के एक पहाड़ी पे देख रहा है इस दुनिया को। इसकी आंखों में आपको एक तन्हाई भी दिखेगी कि ये नहीं है जो मुझे पूरा कर रहा है। और आपको दिखेगा समथिंग लिंगरिंग स्टिल इन हिज आईज ऑफ द आउटसाइडर ही हैड वंस बीन, कि कैसे वो इस शहर का हिस्सा होने के बावजूद भी इसका हिस्सा नहीं रहा। एज इफ हर वक्त इनको याद आ रहा हो कि ये कैसे एक ऑर्फन पैदा हुआ, कैसे पहले ही दिन किसी चीज से महरूम रहा जो सबके पास है, कैसे ये सब हासिल करने के लिए जहां पे ये शख्स अभी खड़ा है, ये हासिल करने के लिए कितनी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ी है। जिस चीज़ को हासिल करने में इतनी मेहनत लगी हो, ये बड़ी फ्रेजाइल हो सकती है। तो एक वल्नरेबिलिटी होगी कि इसको पाने के लिए अगर मेहनत लगी है, इसको कायम रखने के लिए भी लगेगी। ये दुनिया के साथ रिश्ता बड़ा फ्रेजाइल है। तो आप इनकी आंखों में एक वल्नरेबिलिटी भी देखेंगे। रेजोल्यूटनेस इन हिज माउथ एंड द फुल लिप्स स्लाइटली पार्टेड, एज इफ कुछ कहना भी चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे, बस एक विस्पर है। दैट्स ऑल ही डज। एंड देन परहैप्स you would ask why contentment was not enough for such a person. क्या हो गया ऐसा? क्यों नहीं? Why are you going and leaving everything
and staying there on a mountain. किस चीज की कमी है अब भी? क्या वजह ये है कि इतनी मुश्किल के बाद हासिल की ये जिंदगी, ये उनको लग रहा है कि नो, इट इज नॉट ए गिवन, इट वुड ऑल्सो बी टेकन अवे। लेकिन अगर ये जिंदगी आपको मुतमईन नहीं कर रही तो क्या करेगी फाइनली? क्या ढूंढ रही है ये शख्सियत? वॉज इट ए सर्टन पीस विद इन हिमसेल्फ? क्या अब ये सेल्फ को एक्चुअलाइज करना चाह रहे हैं, अपने अंदर ही ढूंढना चाह रहे हैं उस पीस को जो बाहर हासिल हो सकता है, या लोग हासिल करने की कोशिश करते हैं, या ऐसा मानते हैं कि बाहर हासिल हो सकता है, दुनिया की चकाचौंध में, एक हैप्पीली मैरिड लाइफ में, एक रेस्पेक्टेड जिंदगी में। सो हैज़ ही गिवन अप ऑन दैट कि नहीं, इससे नहीं मिल सकता, आई हैव टू फाइंड समथिंग विद इन मी जो मुझे कंप्लीट करे, मुकम्मल करे? और वॉज इट समथिंग मोर, या उससे भी एक कदम आगे? नहीं, नॉट जस्ट हिमसेल्फ के अकेले आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ नाउ, पहाड़ पे अलग दुनिया से, इससे थक के इस दुनिया से अलग ना, उससे भी आगे एक कदम कि आई वॉन्ट टू सी समथिंग विच इज बिगर देन दिस, बिगर देन मी माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू सी द बिगेस्ट, समथिंग लार्ज। एक चीज सर्टन है, जो भी ये था, क्या ढूंढ रहे थे, किस चीज के लिए निकले थे, एक चीज सर्टन है कि जिस चीज के लिए भी निकले थे, हुजूर उसके लिए खुद भी अनप्रिपेयर्ड थे। उनको नहीं पता था कितना एनॉर्मस होने वाला है जो भी होने वाला है। By his own account, what he was to experience on that particular night of 610 AD, he himself was unprepared for it.